आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एक्स्ट्रा सम सॉल्व करेंगे। सम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये आप लोगों के लिए स्पेशल मतलब इम्पॉर्टेंट सम में लेके आई हूँ, जहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे है ना, जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो वहाँ आपको प्रॉफिट मतलब सरप्लस एंड डेफिसिट भी अराइज नहीं होने वाला है। मतलब यहाँ पे नो सरप्लस नो डेफिसिट का केस रहने वाला है। एंड दूसरी इस सम को लेके खास बात यह है कि यहाँ पर हमें जो प्रीवियस ईयर रिलेटेड जो आउटस्टैंडिंग जैसे सैलरी हुई, आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन हुआ, तो उसके बारे में जब क्वेश्चन में नहीं बोला जाता है तो आप उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, तो उसके बारे में आपको डिटेल इन्फो इस सम में मिलने वाली है। तो आप सम को जरूर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा एंड सम को सॉल्व भी कीजिएगा ताकि आपका नॉलेज सम ये एनपीओ से लेके बना रहे, आप अच्छे से एग्जाम में भी इसको अपीयर कर पाओ। अगर इस तरीके की कोई एंट्री आ जाती है जहाँ पे आपका क्वेश्चन साइलेंट होता है अबाउट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को लेके साइलेंट है या आउटस्टैंडिंग सैलरी को लेके साइलेंट है, कुछ बोला नहीं गया है, तो आप करोगे क्या, उसका वो नई बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको इसका खास ध्यान यहाँ पे रखना है। तो यहाँ चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमको। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाई टू यू, नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से बाय सोशल कल्चरल क्लब नागपुर के सोशल कल्चरल क्लब की ये क्या है बैलेंस शीट है, आपको इंफॉर्मेशन दी है, बैलेंस शीट की दी है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर की भी आपको यहाँ पे दिया है कि बैलेंस शीट एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2019 का आपको प्रोवाइडेड है। तो हम यहाँ पे जो बैलेंस शीट दी है, ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है वो ओल्ड बैलेंस शीट है ना, उसका ओपनिंग बैलेंसेस है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है हमारे लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैपिटल में जो आपको फंड दिया है यहाँ पर कैपिटल में, तो कैपिटल का जो अमाउंट दिया है वो 7,63,500 है। तो आपकी न्यू बैलेंस शीट में आपको 7,63,500 कैपिटल फंड लिखना है इनर कॉलम में। फिर जो भी सरप्लस या डेफिसिट होगा तो उसके हिसाब से ऐड एंड माइनस करते हैं। हाँ, इस पर्टिकुलर सम में ये अराइज नहीं होने वाला है, ना डेफिसिट होने वाला है ना ही सरप्लस अराइज होने वाला है। फिर नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे है वो बिल्डिंग फंड दिया है, तो बिल्डिंग को हम न्यू बैलेंस शीट में भी लायबिलिटीज के अंडर में इस अमाउंट को लिखेंगे, बिल्डिंग फंड को। देन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, तो इससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट में बोला गया है तो वो हम देखेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमको करना है सम। तो इसका 12,000 का हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट हमको देना है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि लैंड का आपको अमाउंट दिया है 7,50,000, तो ये लैंड होता है वो फिक्स्ड एसेट्स होता है। तो फिक्स्ड एसेट्स है ना, जब तक सेल नहीं होता है, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि मिस ओल्ड बैलेंस शीट में लैंड है तो हम उसको नई बैलेंस शीट में क्यों लिख रहे हैं। वो इसलिए लिखा जाता है कि ये फिक्स्ड एसेट है, जब तक ये है ना इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाती या फिर ये सेल नहीं हो जाता है, बिक नहीं जाते हैं फिक्स्ड एसेट, तब तक वो नई बैलेंस शीट में भी आगे फॉरवर्ड होने ही वाले हैं उनके अमाउंट्स। तो यहाँ पे लैंड का अमाउंट 7,50,000 है, ये हमें न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी लिखना है। देन ये बैंक डिपॉजिट मतलब ये एफडीज होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट कैसा होता है, एफडी बैंक से करवा के लेते हैं, तो बैंक डिपॉजिट मतलब वही है। तो ये 2,50,000 भी आपको न्यू बैलेंस शीट में लिखना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया है, तो इन बैलेंसेस को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस जो होता है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का, वो हमें काम नहीं आता है। हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स जो दिया है हमको, उसके अंडर में जो बैलेंस होगा कैरी डाउन, उसको हम यूज करेंगे हमारे 2018-19 की जो बैलेंस शीट बनेगी उसके लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे अभी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000, तो ये जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस के टाइम पे दिखाई दे रहा है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। जैसे प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी कैसे 12,000 दी हुई है, वैसे ही ये भी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है।
तो हमें ये आगे इसमें देखना है कि इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दी है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, सम एकदम साइलेंट होगा, तो फिर उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आगे यहाँ पे इनके यहाँ ये तो टोटल बैलेंसेस है जो अभी हमको इनकी जरूरत नहीं है। फिर आगे यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमको दिया हुआ है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में, तो ये कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंसेस है जो हमको यूज नहीं करना है, ओपनिंग बैलेंसेस हम यूज नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट हमको दिया है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन का 78,000 हमको ये इनकम के अंडर में लिखना होगा और हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होगी नीचे हम देखेंगे कितने एडजस्टमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको लाइंस भी लीव करनी है। क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन में अगर अब ये जो हमको बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट में जो सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 का, अगर ये इसको लेके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है क्या है, तो इसका मतलब ये है ना आउटस्टैंडिंग क्लियर हो गया और वो इस 78,000 में इंक्लूडेड है। तो हमें फिर एडजस्टमेंट करना होगा कि 78,000 से ये 6,000 हम आउटस्टैंडिंग जो लास्ट ईयर का है सब्सक्रिप्शन वो हमें माइनस करना होगा। क्योंकि एनपीओ में क्या होता है, हम करंट ईयर का ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम करंट ईयर रिलेटेड ही सारे बैलेंसेस लेते हैं, तो हमको करंट ईयर रिलेटेड ही ऐड करके हमको आउटर कॉलम में भेजने होते हैं। तो यहाँ पे 6,000 हमको माइनस करना होगा अगर इससे रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्फो नहीं दी होगी। तो यहाँ इस समय दी भी नहीं है इससे रिलेटेड इन्फो, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट इसी तरीके से होगा 6,000 का। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड, तो ये बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशंस है, तो मतलब ये कहाँ पे जाएगा, ये लायबिलिटीज के अंडर में, ये कहाँ पे जाने वाला है, ये लायबिलिटीज में जाके ये ऐड होने वाला है। ये जो डोनेशन फंड है ये लायबिलिटीज में जो बिल्डिंग फंड का अमाउंट आप लिखने वाले हो, जो हमने बैलेंस शीट में रीड किया है ओपनिंग बैलेंस शीट में, मैंने आपसे कहा कि आपको लिखना है ये अमाउंट लायबिलिटीज के अंडर में, तो उसमें ये जो आपको अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख का, तो ये भी आपका वहाँ पर ऐड होने वाला है। तो इस 1 लाख को आपको ऐड करना होगा, डोनेशंस वाले अमाउंट को, बिल्डिंग फंड के अमाउंट को उसमें ऐड करना होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है ये बैलेंस कैरिड डाउन। और आप देखिए जब भी है ना आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के जब भी फॉर्मेट के अंदर में आपको है ना रिसिप्ट्स के अंदर में अगर कोई भी टू बैलेंस कैरिड डाउन दिखाई देता है, तो आपको याद रखना है कि ये ना बैंक ओडी होता है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट हुआ अमाउंट है। तो ये जो 15,000 यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बैंक ओडी है। ये क्या है, ये बैंक ओडी है। तो आपको ये बैंक ओडी क्या करना है, ये बैंक ओडी को हम यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में, नहीं न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटीज के अंडर में ये 15,000 का अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटीज के अंडर में हम 15,000 का अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये बैंक ओडी है, वो एट द एंड ऑफ द ईयर का है। वो आपको कभी भी याद रखना कि रिसिप्ट्स के अंडर में बैलेंस कैरी डाउन होता है वो मतलब बैंक ओडी होता है। हालांकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया है मैंने कि ये बैंक ओडी है, पर आपको याद रखना अगर नहीं बोला होता है तो भी है ना रिसिप्ट्स के अंडर में जो, इसका मतलब क्या होता है कि आपका पेमेंट साइड मोर है, पेमेंट साइड मोर है और ये बैलेंस 15,000 का बैंक से लिया हुआ है, तो ये ओडी है, बैंक ओडी हुआ। यहाँ पे आपने देखा था बैलेंस शीट में स्टार्टिंग में आपको कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिखाई दे रहा था ओपनिंग बैलेंसेस, राइट। यहाँ पे ऊपर रिसिप्ट्स में देखो आप ओपनिंग बैलेंस कैश एट बैंक देख रहे हो और कैश इन हैंड देख रहे हो, तो मतलब है ना बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए तो वहाँ पे ना पैसे कम पड़ गए और हमको ओडी क्रिएट हो गई, मतलब एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन जैसे ही हो गया, तो ओडी क्रिएट हो गया बिजनेसमैन के लिए। तो ये आपको लायबिलिटीज के अंडर में बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 रिकॉर्ड करना होगा। फिर यहाँ पे पेमेंट्स के अंडर में ये जो सैलरीज दिया है, तो सैलरीज का जो अमाउंट आपको 58,000 दिया है, तो ये आपको कहाँ पे लिखना होगा, एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखना होगा। बाद में इसमें हम देखेंगे कि कोई एडजस्टमेंट वगैरह है क्या, क्या क्या दिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली बाकी अदर एडजस्टमेंट भी हमको करने होंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा। नेक्स्ट दिया है हमको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये भी एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर। आप देखेंगे कि
ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको फर्नीचर नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपका फर्नीचर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये फर्नीचर नया खरीदा गया है। लेट्स चेक इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह है, ये कब आया है क्या नहीं है, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है इन्फॉर्मेशन, ये हमको एसेट्स के अंडर में लिखना है। देन बैंक डिपॉजिट्स दिया है, बैंक डिपॉजिट्स आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी बैंक डिपॉजिट भी एसेट होता है, ये भी एसेट होता है, करंट एसेट होता है। तो बैंक डिपॉजिट जो दिया है अमाउंट हमको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में 2,50,000 दिया है, तो ये जो 2,50,000 हमको दिया है, इसके अंदर हमको ये जो नया बैंक को डिपॉजिट हमको दिखाई दे रहा है पेमेंट्स के अंडर में, वो पेमेंट के अंडर में क्यों दिखा रहा है, मतलब हमने ना डिपॉजिट है ना बनवाई, हमने एफडी बनवाई, 1,00,000 रुपया हमने बैंक को पे किया और हमको है ना डिपॉजिट्स मिला, इसीलिए आप क्या करोगे एसेट्स के अंडर में, क्योंकि देखिए कभी भी पेमेंट्स का जो रिलेटेड है यहाँ पे, तो या तो वो है ना आपके एक्सपेंडिचर रिलेटेड होता है, या आपने कोई एसेट खरीदा होता है तो वो पेमेंट के अंडर में आता है। तो मतलब बैंक डिपॉजिट आपका एसेट है, तो ये 1,00,000 का आपको 2,50,000 में ऐड करना होगा। तो बैंक डिपॉजिट का जो 2,50,000 का अमाउंट है वो आप इनर कॉलम में लिखोगे और फिर ये 1,00,000 आपको ऐड करना होगा। देन नेक्स्ट दिया है आपको जनरल एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा, एक्सपेंडिचर के अंडर में मतलब। देन आपको चैरिटी दिया है, तो चैरिटी आपका कहाँ आएगा, चैरिटी यहाँ पे जो आपको दिया है ये भी आपका एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा 20,000 का। एंड लास्ट में ये जो आपको बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिया है, ठीक है, यहाँ पे है ना बैलेंस कैरिड डाउन बैंक का नहीं बोला है, बैंक का बोला होता तो वो तो ओडी क्यों बनती, आप समझ रहे हो, आपका ओडी दिखाई दे रहा है 15,000 का, इसका मतलब ये जो बैलेंस कैरी डाउन है वो है कैश का, तो आपका ये जो कैश इन हैंड है वो आपको नई बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करना होगा 6,500। अब आगे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहला जो एडजस्टमेंट है वो है, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है आपको फर्नीचर को लेके है कि फर्नीचर वॉज बॉट ऑन, फर्नीचर खरीदा गया एंड ये कब परचेस हुआ है फर्नीचर, तो इसकी डेट आपको दी है कि 1 अप्रैल 2019 को 1 जनवरी 2019 को खरीदा है। और जो आपकी बैलेंस शीट है, अब आप नया जब क्लोज डाउन करोगे, ये देखो ये ईयर एंडिंग आपका 31 मार्च 2019 का आपको रिसिप्ट्स दिया है, इसका मतलब 31 मार्च 2019 का रिसिप्ट दिया है। 1 जनवरी को ये फर्नीचर खरीदा गया, ये जो फर्नीचर 20,000 का दिखाई दे रहा है ये 1 जनवरी को खरीदा गया है। तो जनवरी से लेके मार्च तक 3 मंथ्स कवर अप होते हैं, कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स कवर होते हैं। तो इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बोला है, इसको डेप्रिसिएशन, इस पे मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वेयर एंड टेयर वैल्यू, तो 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20,000 पे। तो और पर एनम बोला है, पर एनम मतलब 1 साल का जो आप कैलकुलेट करोगे 15%, वो 1 साल का होगा। तो आपको तो 3 महीने का ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये है जो फर्नीचर है वो 3 महीने पहले ही आया था बिजनेस में, आपकी बैलेंस शीट बनाने के 3 महीने पहले ही, राइट। तो एंडिंग ईयर एंडिंग में ही आ गया एक तरीके से, 3 ही महीने का फर्क, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन खाली आपको कैलकुलेट करना होगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12 करके हम वैल्यू इसकी निकालेंगे। तो इस तरीके से फिर आपको ये फर्नीचर है, इसके 2 एडजस्टमेंट होंगे आपके, एक तो आपको है ना इसमें फर्नीचर में से माइनस करना पड़ेगा आपका डेप्रिसिएशन, और दूसरा एक्सपेंडिचर्स के अंडर में आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो उसमें एक्सपेंडिचर के अंडर में आपको 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके लिखना होगा। आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना, वो एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है, जो आपने फाइनल अकाउंट में भी बनाना सीखा है, सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट लास्ट ईयर उसमें भी सीखा है आपने, राइट। तो है ना आपका एक्सपेंडिचर के अंडर में आपको डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर रिकॉर्ड करना होगा। ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ ही जाने वाला है। फिर नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19, 2018-19 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बता रहा है। अब हमारी जो बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट है वो भी 2018-19 है, तो मतलब ये है ना हमारा करंट ईयर का है, ये जो आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर का है। तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो ऐड होता है सब्सक्रिप्शन के अंदर, ये का सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो सब्सक्रिप्शन में हमको ऐड करना होगा। तो ये जो 78,000 का अमाउंट दिखाई दे रहा है, इसमें ये 8,000 ऐड करना होगा, हमको ऐड करेंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट हम बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके 8,000 रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 वॉज ₹4,000, तो 4,000 की सैलरी भी आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं। तो ये कब के लिए आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं, 2018-19 के लिए बोले, तो मतलब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग होगी, जो भी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग रहने दो, वो भले सैलरी से रहने दो, भले रेंट से रहने दो, वो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड रहने दो, करंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग है
वो एक्सपेंडिचर हो चाहे इनकम हो, वो उसमें पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर में ऐड होगा। तो यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग में हमको 4000 ऐड करना होगा। मतलब जो सैलरी से आपका 58,000 का जो सैलरी दिखाई दे रहा है ये वाला हम एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखेंगे 58,000 प्लस ये 4000 भी हमको करना होगा। फिर उसके बाद में आपको दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹1250 आर आउटस्टैंडिंग। तो मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी क्या है आपका आउटस्टैंडिंग है। हाँ, सैलरी का मैंने आपको सेकंड इफेक्ट नहीं बताया कि इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा। पहले तो आप सैलरीज में आउटस्टैंडिंग को ऐड करोगे 4000, और ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट ये लायबिलिटीज होती है ना, जवाबदारी फ्यूचर में देना ही पड़ेगा, तो ये लायबिलिटीज के अंडर में आपको लिखना होगा, क्योंकि अभी तक आपने दिया नहीं है मतलब, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में 4000 रिकॉर्ड करना होगा। फिर नेक्स्ट जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹1250 आर आउटस्टैंडिंग। तो ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको एक्सपेंडिचर के अंडर में आप आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे कहीं पे भी है ना आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये आपका स्पेशली आउटस्टैंडिंग रह गया है। तो आपको क्या करना है, इस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पर एक्सपेंडिचर के अंडर में आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करके 1250 रखना है, प्लस आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो लायबिलिटीज के अंडर में रिकॉर्ड होते हैं। तो फिर आप इसको क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करके लायबिलिटीज के अंडर में भी आप लिखोगे। अब ये सब हो गया। अब आप देखिए आपकी जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें ना इस अमाउंट को लेके, ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट में 12,000 का सैलरी का अमाउंट दिख रहा है आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये और ये जो 6,000 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इन दोनों के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं बोला है। तो इनके साथ क्या होगा, क्या करेंगे इन अमाउंट का हम। तो अगर कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको क्या करना है, रिसिप्ट्स के अंडर में जो सब्सक्रिप्शन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे रिसिप्ट्स के अंदर में जो आपका सब्सक्रिप्शन 78,000 का है, उसमें से ये 6,000 आपको लास्ट ईयर का करके आपको माइनस करना होगा। ये जो सब्सक्रिप्शन है ना 78,000 का, आप इनकम के अंडर में लिखोगे तो उसके बाद में आपको इसको माइनस करना होगा, इसको लास्ट ईयर का जो 6,000 इसमें से 78,000 में से माइनस करना होगा। कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको समझ लेना है कि आपको माइनस करना होगा। और उसी तरीके से जो सैलरी 12,000 आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जो दिखाई दे रही है 12,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोला, ये लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। तो इस लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग को हमको क्या करना होगा, कुछ बोला नहीं है, मतलब हमको ये जो करंट ईयर का जो पेमेंट में दिखाई दे रहा है ना, इस पेमेंट्स के अंदर में सैलरी 58,000 का, तो उसमें से 58,000 में से आपको ये 12,000 माइनस करना होगा। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करने होंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम है ना बैलेंस शीट के जो आइटम्स है उनको एंटर करना स्टार्ट करते हैं और सम को सॉल्व करते हैं, और करते करते मुझे आई एम डैम श्योर कि आप सबको वो अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए नए नए सम लाती रहूंगी फ्यूचर में। तो आप है ना वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। पहले जो बैलेंस शीट में हमें कैपिटल फंड दिया है वो हम यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 2019 का है, ये मार्च का। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मार्च का। तो यहाँ पे हमको एंड यहाँ पे भी 31 मार्च 2019 डेट आना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट रेडी करने के बाद में ये डेट्स भी लिखना जरूरी है। और यहाँ पे लायबिलिटीज़ के अंडर में हम कैपिटल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है कैपिटल फंड, वो इनर कॉलम में लिख लेंगे कि इसके ऊपर कोई अगर एडजस्टमेंट आएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। सरप्लस डेफिसिट यहाँ पे नहीं होने वाला है, वो हमें पता है क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ इसीलिए, राइट। लेकिन आपको एग्जाम में तो नहीं पता होगा, तो ऑलवेज कैपिटल फंड को आप क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में 1 लाइन लीव करने के बाद में आप कैपिटल फंड, उनके बाद में जो बिल्डिंग फंड दिया है आपको, बिल्डिंग फंड को आप इनर कॉलम में लायबिलिटीज़ के अंडर में लिख लोगे, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट आने वाला है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, राइट। तो ये आप 2,50,000 इनर कॉलम में लिख के 1 लाइन लीव कर दोगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो तो हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंडर में, क्योंकि हमने क्वेश्चन रीड किया है तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया है कि ये जो एक्सपेंडिचर उसके बारे में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी वो है ना, उसका कोई एडजस्टमेंट हमको बोला ही नहीं कि क्या करना है, तो मतलब वो इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ पे 2 सैलरीज करके हेडिंग दे देते हैं, 2 सैलरीज, और फिर उसके नीचे हम माइनस मतलब लेस, आप क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको लेस करनी है,
क्यों हम लेस करते हैं? क्योंकि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ईयर रिलेटेड चाहिए होता है और ये पिछले साल का, इसका मतलब इसमें इंक्लूडेड है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी करके हम 12,000 इनर कॉलम में माइनस के साइन के साथ लिख के रख देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे एसेट्स के अंडर में। तो एसेट्स के अंडर में कैश इन एंड कैश एट बैंक हमको यूज़ नहीं आने वाला है, क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस नहीं चाहिए हमको। तो हम लैंड है, जो लैंड के अमाउंट को हम लिख लेंगे, जो 7,50,000 हमको दिया है, उसको हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट वगैरह हमको बोला नहीं है, तो कोई डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं, तो 7,50,000 जो लैंड का अमाउंट दिया वो हम लिख लेंगे। उसके बाद में हम बैंक डिपॉजिट्स लिखेंगे। एंड बैंक डिपॉजिट में है ना एडिशनल डिपॉजिट्स आया है, मतलब वो जो हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है उसके अंडर में दिया हुआ है ना, पेमेंट्स के अंडर में, तो इसका मतलब एडिशनल ऐड हुआ है बैंक डिपॉजिट्स में। पैसा पे किया हमने बैंक को डिपॉजिट के लिए, FD निकालने के लिए। तो यहाँ पे 2,50,000 इनर कॉलम में आप लिख लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग बैलेंस शीट में है, वो प्रीवियस ईयर रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसके बारे में भी कुछ बोला ही नहीं, तो इसका मतलब ये इंक्लूडेड है सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पे पहले हम सब्सक्रिप्शन लिख देंगे, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, ये जो है ना आपके रिसिप्ट के अंडर में वो आने वाला है। फिर उसमें से माइनस आउटस्टैंडिंग /S करके आप लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का कितना अमाउंट जो हमें दिया प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ईयर का भी लिख सकते हो आप प्रीवियस ईयर के बदले में। तो प्रीवियस ईयर का दिया 6,000 यहाँ पे, तो माइनस करके 6,000 हम यहाँ पे लिख के रखेंगे। फिर उसके बाद में हमको जाना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के यहाँ पे। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में जो ओपनिंग दिया हुआ है कैश एंड बैंक, वो हम नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमको दिया है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हम इनर कॉलम में 78,000 लिख लेंगे। इसके बाद इसमें फिर से एक एडजस्टमेंट है, वो हमें ये आप माइनस करके रख लोगे, तो यहाँ पे ये 72,000 आ जाएगा। और इसके ऊपर एक और एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन के ऊपर, वो आउटस्टैंडिंग का, वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, और हम मार्किंग करके रखेंगे टेक्स्ट बुक में। ये टेक्सचुअल सम नहीं है आपका, इसीलिए मार्किंग भी आप अभी सम को भी, क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से देखना है, इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन नोट डाउन भी करके रख लेना है, और आपको फिर ये कॉपी डाउन करना है आंसर्स भी, तो मेरे साथ साथ फिर आपको ये सॉल्व भी करना होगा। तो यहाँ पे बाद में एडिशन आने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट है वो डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड। तो आप जाएंगे लायबिलिटीज़ के अंडर में, बिल्डिंग फंड को इनर कॉलम में लिखा है अमाउंट, आप वहाँ पे ऐड डोनेशंस, आपको यहाँ पे ऐड करना है ये डोनेशंस फॉर जो बिल्डिंग फंड है। तो यहाँ पे डोनेशंस फॉर बिल्डिंग के लिए BLDG लिख सकते हैं, फंड, तो बिल्डिंग फंड। तो यहाँ पे आप अपना अमाउंट जो दिया है आपको एडिशनल 1 लाख का आपको ऐड कर देना है, और आउटर कॉलम में फिर आपका ये अमाउंट है वो 3,50,000 आपका आउटर कॉलम में चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 3,50,000 आपको लिख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो दिया है वो है बैलेंस कैरी डाउन दिया हुआ है, वो बैंक ओडी करके बोला, तो वो बैंक ओडी। और वैसे भी रिसिप्ट्स के अंडर में, जैसे मैंने आपसे बोला, रिसिप्ट्स के अंडर में जो भी कैरी डाउन बैलेंस रहेगा वो ऑलवेज बैंक ओडी रहेगा। तो आपको यहाँ पे बैंक ओडी करके उसको लायबिलिटीज़ के अंडर में बैंक ओवरड्राफ्ट आपको लायबिलिटी के अंडर में रिकॉर्ड कर लेना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, और आउटर कॉलम में इसका 15,000 आप दिखा दोगे इस तरीके से। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको है पेमेंट्स के यहाँ पे, तो सैलरीज़ का अमाउंट दिया, तो सैलरीज़ हम यहाँ पे सैलरीज़ का हमने हेडिंग रखा है। तो सैलरीज़ जो अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे 58,000 वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे 58,000, और इसमें से ये आपको लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसका है ना आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी बोला नहीं है कि ये सैलरी पेमेंट हुए कि नहीं है। अगर क्वेश्चन कम्प्लीटली साइलेंट है तो आपको समझ लेना है जो पेमेंट्स के अंदर में जो पेमेंट होगा ना उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी, भले बोला नहीं है इंक्लूडेड, लेकिन आपको वो कंसिडर करना है कि इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे ये 46,000 आपका माइनस करके रखने पे, और फिर से यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का केस आने वाला है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी आप यहाँ पे L.Y लिख सकते हो, L.Y मतलब लास्ट ईयर, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है तो वो भी एक्सपेंडिचर के अंडर में ही आएगा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे मैंने आपको कहा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे ही होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही ये नॉमिनल अकाउंट है। तो इसके जो डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है इसका, तो डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है एंड क्रेडिट साइड में इसके इनकम होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे अभी नेक्स्ट जो दिया है हमको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो यहाँ पे बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप रिकॉर्ड कर लोगे और इसका आउटर कॉलम में ही आप अमाउंट दिखा दोगे 4500 इस तरीके से। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है वो दिया है फर्नीचर, तो मतलब फर्नीचर परचेस हुआ है, पेमेंट के अंडर फर्नीचर है, कोई भी एसेट पेमेंट के अंडर है तो इसका मतलब वो एसेट परचेस हुआ है, उसके लिए खर्चा लगा है, खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे फर्नीचर, और फर्नीचर को आपको इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट है। तो फर्नीचर लिख के फिर आपका जो अमाउंट है फर्नीचर का वो आपको 20,000 रिकॉर्ड कर लेना है। 20,000 का फर्नीचर खरीदा है करंट ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम जाएंगे बैंक डिपॉजिट दिया है, बाय बैंक डिपॉजिट। तो बैंक डिपॉजिट का जो अमाउंट है नया एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, आप यहाँ पे लिखोगे एड एडिशनल, कर्सिव आ गया बीच में, हैंडराइटिंग भूल गई मिस, एडिशनल डिपॉजिट। आप लोगों के लिए अभी प्रिंट लिखने का प्रैक्टिस कर रही हूँ, डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे कि कुछ बच्चों को कर्सिव हैंडराइटिंग मेरी समझ में नहीं आ रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है रीडिंग में। और अब ये तो क्या है, ये सम तो आपका जो एडिशनल सम हो गया, एक्स्ट्रा सम है, तो फिर आपको और भी फिर कहाँ पे स्पेलिंग्स वगैरह नहीं दिखाई देगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 3,50,000 हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट ये एडिशन ड्यूरिंग द ईयर का आपने रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद में जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो डिपॉजिट्स बैंक डिपॉजिट हमने रिकॉर्ड कर लिया 1 लाख एंड जनरल एक्सपेंसेस को अब हम यहाँ पे बाय नहीं, यहाँ पे 2 लिखना है हमको। ये वहाँ पे है ना पेमेंट में बाय करके लिखा है तो इसीलिए आपको भी ध्यान देना है, ऐसी एरर होने के चांसेस रहते तो केयरफुल रहना है। डेबिट साइड में तो हम TO2 करके ही लिखते हैं, तो TO2। ठीक है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल हमको पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस हिसाब से हम उसको बाई साइड में लिखे हुए थे। और ये जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट वाला है गोज आउट है, तो वो पैसा जा रहा है बाहर, तो उस तरीके से। फिर यहाँ पे आपको लिखना है 2 जनरल एक्सपेंसेस। तो जो जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया उसको आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो क्योंकि उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो 3,500 आप रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद में चैरिटी दिया है तो 2 चैरिटी करके हम लिखेंगे, और चैरिटी का जो अमाउंट दिया है वो 20,000 आपको रिकॉर्ड कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है बैलेंस कैरी डाउन। तो है ना आपका पेमेंट साइड में जो भी बैलेंस कैरी डाउन होता है उसका मतलब डेबिट बैलेंस है, तो रिसिप्ट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, रिसिप्ट साइड ज़्यादा मतलब वो कैश बैलेंस है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया, तो बैंक में तो ओडी क्रिएट हो गई, बैंक ओडी हमने लिखा यहाँ पे ओडी क्रिएट हो गई, लेकिन कैश बैलेंस कितना है वो हमको रिकॉर्ड कर लेना है एसेट्स साइड में कैश एट बैंक करके, सॉरी कैश इन हैंड करके। तो यहाँ पे हम कैश इन हैंड करके इस अमाउंट को कैश इन हैंड करके हम अमाउंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो अमाउंट हमको दिया है वो कितना दिया है यहाँ पे 6,500, तो हमको 6,500 आउटर कॉलम में ही दिखा देना है इस अमाउंट को आउटर कॉलम में, इस तरीके से। नेक्स्ट हमको क्या करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आना है अभी। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको है ना जो दिया है वो फर्नीचर को लेके है, तो फर्नीचर का वर्किंग नोट हम कर लेते हैं। फर्नीचर पे क्या बोला है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला है, राइट। तो यहाँ पे वर्किंग नोट है depreciation on furniture for 3 months। तो 3 months कैसे आया, आपको वहाँ पे डेट दी है, क्या डेट दी है, कब परचेस हुआ है फर्नीचर वो बताया, तो वो डेट आपको 1 जनवरी एंड आपको 2019 बोला है, राइट। तो 1 जनवरी 2019 टू 31 मार्च 2019 जब आपकी बुक क्लोज होती है, मतलब बैलेंस शीट बनती है, तो ये 3 मंथ्स हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 मंथ्स। तो मतलब आपको 3 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और उसका रेट है एट द रेट ऑफ 15%, 15% का डेप्रिसिएशन पर एनम, मतलब साल का
15%, तो आपको तो 3 महीने का निकालना है। तो उसके लिए फिर आपको जो फर्नीचर का अमाउंट है, फर्नीचर अमाउंट, फर्नीचर बुक वैल्यू, BV मतलब बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आपको कितना करना है, नंबर ऑफ मंथ्स, कितने नंबर ऑफ मंथ्स का निकाल रहे हैं हम, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको दिखा रही हूँ नॉलेज के लिए, आगे जाके फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट फर्नीचर का दिया है वो कितना है, यहाँ पे अमाउंट फर्नीचर का 20,000 का बुक वैल्यू, 20,000 में खरीदा फर्नीचर, मल्टीप्लाई बाय 3 महीना, नंबर ऑफ मंथ्स आउट ऑफ कितने, 12 महीने में से 3 महीना, क्योंकि पर एनम है ना, पर एनम है, इसीलिए हमको डिवाइड बाय 12 करना ही पड़ेगा, 3 आउट ऑफ 12, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15 है तो 15% का मतलब अपॉन 100%, मतलब अपॉन 100। तो फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros, फिर 3 1s are 3 एंड 3 4s are 12 होता है, फिर 4 1s are 4, 4 5s are 20 एंड ये 0 तो 50। आप अभी इसमें 50 का 0 एज इट इज़ लिख लो, और 15 पैसा कितना होता है 75, तो 750 का आपका डेप्रिसिएशन आया। कितना डेप्रिसिएशन आया, 750 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आया, 750। तो इसका एक इफेक्ट तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिखाना होगा, और उसके साथ ही आपको फर्नीचर की वैल्यू भी डिक्रीज करनी होगी। ये डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया। अभी कितना आपने 11th का अकाउंट सीरियसली लिया है वो उसके हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट्स जल्दी क्लियर होंगे। 750। अब आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है इसको, फर्नीचर के यहाँ से भी माइनस करना है आपको, लेस डेप्रिसिएशन $750 आप यहाँ से माइनस करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे तो 19,250 यहीं पे माइनस करना है आपको। 0 - 0 0, फिर 0 - 5 पॉसिबल नहीं है, तो बाजू से बोरो करने जाएंगे, बाजू के पास भी नहीं, इधर भी नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ होगा 1, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ 10, जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है। तो 10 - 5 का 5 हो गया, 9 - 7 मतलब 2 एंड 9 एंड 1, तो 19,250 इस तरीके से आपका आ जाएगा अमाउंट। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर का है, वो 2018-19 मतलब करंट ईयर, तो यहाँ पे माइनस नहीं करना है, इसको ऐड करेंगे, करंट ईयर का हम ऐड करते, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हम जो बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो भी करंट ईयर का 31 मार्च 2019 का बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इसके ब्रैकेट में आप लिख लोगे 2018-19 का है, इसलिए हम ऐड करें क्योंकि हमारी जो बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी 2018-19 का ही बन रहा है। तो यहाँ पे जो 8,000 दिया वो आपको ऐड कर देना है, तो टोटल करेंगे तो आउटर कॉलम में अब 80,000 चला जाएगा, प्लस इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये जो आउटस्टैंडिंग है अब ये बैलेंस शीट में अपीयर होगा एसेट्स के अंडर में 8,000 का इफेक्ट, तो आपको बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में भी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ये नहीं लिखते हैं करंट ईयर तो भी चलता है, इसका मतलब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो करंट, कभी कभी क्या होता है प्रीवियस ईयर का भी बचा होता है, अब तो यहाँ पे तो क्लियर कर दिया, लेकिन अगर वो क्लियर नहीं होता है वो मेंशन रहता है फिर कि इतना क्लियर हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 8,000 आप रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरीज को लेके, वो सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, वो करंट ईयर की ही बता रहा है क्योंकि 2018-19 का बोला है, तो यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी ब्रैकेट में आप लिख लो 2018-19 मतलब करंट ईयर, यहाँ पे ऊपर CY लिख लो करंट ईयर के लिए, तो यहाँ पे आपको कितना ऐड करना होगा 4,000, इसमें आप ऐड करोगे तो 50,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। और इस 4,000 का इफेक्ट आपको लायबिलिटीज के अंडर में, क्योंकि सैलरी होती है वो एक्सपेंडिचर होती है, खर्चा बकाया है बाकी है, इसीलिए ये खर्चा आपको लायबिलिटीज के अंडर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अभी तक दिया नहीं है देना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग
सैलरी करके आप, और ये 2018-19 का है, तो ये भी आप डेट लिख दोगे ब्रैकेट में, और फिर आउटर कॉलम में इस 4000 को आप रिकॉर्ड कर दोगे इस तरीके से लायबिलिटीज के अंडर में। एंड इसके बाद में लास्ट में दिया है आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंडर में काफ़ी, मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में नहीं है, तो एक्सपेंडिचर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टू आउटस्टैंडिंग, हम पहले यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, अगर वो पहले से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता तो उसमें ऐड करते, वो नहीं है तो आप उसको आउटस्टैंडिंग करके भी रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि जैसे हम आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का उसको किस तरीके से ऐड कर देते, तो यहाँ पे आप टू आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रैवलिंग खर्चे लगे वो अभी तक पेमेंट नहीं हुए, आउटस्टैंडिंग है वो, तो यहाँ पे 1250 आप आउटर कॉलम में, और फिर ये 1250 आपको लायबिलिटीज के अंडर में भी दिखाना होगा, तो यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2018-19 का है करके आप रिकॉर्ड करोगे, और फिर आउटर कॉलम में आप 1250 लिख लोगे, यहाँ पे 1250 इस तरीके से आपको लिख लेना। तो आप सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट तो हमने दिखा दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। अब हमको क्या करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करना है। तो आप देखोगे कि इनकम अकाउंट के अंडर में आपको इनकम के साइड में आपको ओनली 80,000 दिखाई दे रहा है, तो मतलब एक ही सिंगल अमाउंट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर के अंडर में आपको बहुत सारे अमाउंट दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब आपका क्रेडिट साइड तो कंफर्म है कि 80,000 टोटल कॉलम में है, और अगर वो ज़्यादा है तो टोटल कॉलम में आएगा। तो ये साइड का आप क्या करोगे, पहले टोटल करके देख लोगे पेंसिल से, तो यहाँ पे आप पेंसिल से टोटल करोगे तो 0, देन 0, यहाँ पे 5 + 5 10, 10 का 0 कैरी ओवर आपको 1 करना है, 1 + 5 6, 6 + 5 कितना होता है 11, 11 + 7 18, 18 + 2 20, तो 0 कैरी ओवर 2 होगा, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1 करेंगे, 1 + 5 कितना होता है 6, 6 + 2 8, तो यहाँ पे टेंस के प्लेस पे इतना ही था, तो यहाँ पे 8 आया, तो मतलब 80,000, तो मतलब आपका डेबिट साइड भी 80,000 आ रहा है और आपका क्रेडिट साइड भी 80,000 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, नो सरप्लस नो डेफिसिट, यहाँ पे कोई सरप्लस अराइज नहीं हुआ, कोई डेफिसिट अराइज नहीं हुआ, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, एक तरीके से मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग सरप्लस एंड डेफिसिट करके बोलते हैं, तो सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड डेफिसिट मतलब लॉस, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, मतलब नो सरप्लस नो डेफिसिट का केस हो गया। तो मतलब यहाँ पे कैपिटल फंड में आपको ना तो कुछ ऐड करना है, ना ही आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको अब आप आउटर कॉलम में लिख लोगे, बैलेंस शीट के यहाँ होगे, इसको आउटर कॉलम में 7,63,500 आप लिख लोगे। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि सारे जो है ना लायबिलिटीज के अपने आउटर कॉलम में दिखा दिए क्या, तो हाँ यहाँ का इफेक्ट आउटर में आ गया, सब आउटर में, यहाँ पे भी सब आउटर में है। तो अब आपको क्या करना है, इसको टैली करना है, किसको, बैलेंस शीट को। तो अगर आपकी बैलेंस शीट टैली होती है तो मतलब आपका सम करेक्ट है, तो यहाँ पे अब इसको टोटल करना है आपको। तो आप पेंसिल से ही दोनों साइड कॉलम पहले पेंसिल से कर लो, बेटर रहेगा, फिर बाद में आप है ना उसको रब कर सकते हो पेंसिल के लिखे हुए अमाउंट को, और नहीं किया तो भी कोई आपको मार्क्स आपका कट नहीं करने वाला। 0, फिर यहाँ पे 0 ओनली, आपका वर्क अनटाइडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5, 0 + 5 5 होता है, फिर यहाँ पे 5 + 2 तो 7 आएगा, फिर यहाँ पे 3 3 3 + 5 8 8 + 4 12 12 + 1 13, तो 13 का 3 और कैरी ओवर आपको 1 करना है, 1 + 6 7 7 + 5 12 12 + 1 13, तो 13 13 फिर टेंस के प्लेस पे और कुछ नहीं है, तो 13 का 3 कैरी ओवर 1 करना है, फिर 1 + 7 8 होगा, 1 + 7 8 8 + 3 कितना होता है 11, और बाद में लैक्स के प्लेस पे कोई नहीं है तो 11, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 11,33,750 आता है। तो आप ये साइड भी चेक करो, एसेट साइड में कितना आ रहा है, तो एसेट साइड में भी आप यहाँ पेंसिल से चेक कर लो, तो आप यहाँ पे चेक करोगे 0, फिर नेक्स्ट इसमें 5, फिर यहाँ पे 2 + 5 7, 2 + 5 7 आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका
0 0, फिर 9 + 6 कितना होता है 15, 15 + 8 कितना होएगा 23, तो 23 का 3 कैरी ओवर 2 किया, 2 + 5 7, 7 + 5 कितना होता है 12, 12 + 1 13, तो 13 टेंस के प्लेस पे और कुछ नहीं, तो 13 का 3 कैरी ओवर 1 किया, 1 + 7 8, 8 + 3 कितना होगा 11, 11 और कुछ है नहीं लैक्स के प्लेस पे, तो 11, तो यहाँ पे भी 11,33,750, मतलब आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई है, तो मतलब आपका सम करेक्ट है। तो अब ये पेंसिल वाला आपको ना फेयर कॉलम में, मतलब आपके टोटल कॉलम में आपको 11,33,750 इस तरीके से लिख लेना है। एसेट साइड में भी 11,33,750। आप आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ये टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो धीरे धीरे आपके डाउट के अकॉर्डिंगली मैं है ना इस तरीके की एक्स्ट्रा सम्स में लेके आती रहूँगी। ये भी एक स्टूडेंट के डाउट के हिसाब से ये सम आप लोगों के लिए अभी आया है एक्स्ट्रा सम, तो आपके डाउट्स में एक एक धीरे धीरे करके क्लियर करते जाऊँगी। इंस्टेड ऑफ टेक्सटिंग इन द बॉक्स, बेटर है कि मैं आपके लिए उसी टाइप का सम लेके आऊँ, तो सभी को हेल्प हो जाएगी। वो इंपॉर्टेंट काइंड के सम ही होते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होते फिर, तो इस तरीके से आपको ये सम जरूर सॉल्व करना है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स।